गुलाम सर आपके पास आएंगे। सरकारी स्कीमों से घर पर रहते हुए रेगुलर काम, राशन, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन सब कुछ है। जाहिर है कि सरकार की स्कीमों से लोगों का जीवन आसान हुआ है। लेकिन कंस्ट्रक्शन फील्ड में लेबर क्राइसिस के लिए इन स्कीमों को दोष दिया जा रहा है। अब दोष देना कहें या बड़ा कारण कहें वो एक अलग बात है। इससे अच्छे विकल्प ही मजदूरों को प्रेरित करेंगे माइग्रेशन के लिए। अच्छे विकल्प विदेशों से मिल रहे हैं। अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान को याद करें तो वो खुद कह रहे थे कि इजराइल में लेबर की काफ़ी ज़रूरत है, लाखों रुपए की वहाँ सैलरी मिल रही है, यूपी से तमाम लेबर वहाँ पर जा रहे हैं। तो क्या स्किल्ड लेबर का जो कंपटीशन है वो डोमेस्टिक बनाम इंटरनेशनल हो गया है? उनके लिए देश से बाहर ज़्यादा अच्छे विकल्प हैं? ये बिल्कुल सही है दीपक जी। अगर आप ध्यान दें तो ये केवल इसराइल का पिछले साल भर का मामला नहीं है। आज से शायद पिछले कम से कम जब से मैं करियर में हूँ, पिछले 3 दिहाइयों में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा आपका जो लेबर वर्कर ड्रेनेज है वो मिडिल ईस्ट की तरफ जाता रहा है। ये पिछले 3 दिहाइयों में हम सब जानते हैं कि अगर आज स्पेशली केरला वगैरह में मेजोरिटी ऑफ योर वर्कर्स आर फाउंड इन मिडिल ईस्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो वो चैलेंज आपका हमेशा से रहा है। ये और बात है कि पिछले 10 15 20 सालों में चाहे वो रियल एस्टेट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पर ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुई है। लेकिन वो चैलेंज तो बरकरार है, और वो चैलेंज और बढ़ रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो एक नई मार्केट सऊदी अरेबिया, जो हिसाब से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो शायद बहुत ही हाई वर्कर कॉस्ट पर वहां जा रहे हैं लोग। तो हमारे लिए चिंता का विषय केवल ये नहीं है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी स्कीम्स बनाई। हमें इस चीज पर भी ध्यान देना है कि हम किस प्रकार से वर्कर्स के कॉस्ट को, एक्सपेंडिचर को और बढ़ाएं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें, वही साइट वर्कर्स बहुत ही, उनकी जो अर्निंग्स है वो इतनी ज्यादा है कि उसके कारण आपके प्रोजेक्ट, और ऑब्वियसली वहां पर ऑटोमाइजेशन ज्यादा है, जिसके कारण आपसे शायद एक दहाई, अगर आपको 100 वर्कर्स लग रहे हैं तो वहां पर उसी बिल्डिंग को बनाने के लिए 10 वर्कर काफी हैं। क्योंकि वहां पर बहुत तरक्की ऑटोमाइजेशन में भी है। तो चाहे वो स्किलिंग हो, ऑटोमाइजेशन हो, और कॉम्पिटिटिव लेबर वेजेस हो, तो यहाँ पर हमें यह गौर करना यह भी जरूरी है कि प्रोजेक्ट कैसे वायबल हो, लेबर की तनख्वाहें किस तरह से दुगनी तीन गुनी की जा सके, ताकि हम वही सेम लेबरर्स जो आज सऊदी, इसराइल, मिडिल ईस्ट कहीं जा रहे हैं, वो ये कहें कि हमारे पास इतना सैलरीज हमें मिल रही है, इतने वेजेस हैं कि अब हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, सब पे गौर करना जरूरी है। केवल गवर्नमेंट को दोष दिया जाना कि उनके बनाई हुई स्कीम के कारण लेबर नहीं मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। गुलाम सर इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जैसे दो बड़े डेवलपर संगठन हैं, क्रेडाई है, नरेटको है, सरकार है, टाटा एलएनटी जैसी बड़ी कंपनियां हैं, हम मिलकर देश देश में स्किल्ड लेबर की एक वाजिब खेप तैयार क्यों नहीं कर सकते ताकि बेस्ट स्किल के लिए दुनिया भारत का रुख करे? इसका आई थिंक कुछ 2 3 साल पहले जिक्र हुआ था। मिनिस्ट्री के साथ हमारे काफी डायलॉग्स हुए थे, और नरेटको के मेंबर्स के साथ मैं मिनिस्ट्री से जुड़ा था। बिल्कुल। वहां पर स्किलिंग के टारगेट्स दिए गए थे इंडस्ट्री एसोसिएशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को। हम्म। तो ये, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, स्किलिंग हम सबका प्रॉब्लम है। और जितना डिस्कशन आगे बढ़ रही है उसमें ये बात बहुत ही साफ तौर से वाजे हो रही है कि स्किलिंग के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसके लिए हम सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स या इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात नहीं कर सकते, जैसा रितेश ने बताया, क्योंकि लोग हमारे पास सारे मुल्क से आ रहे हैं। जैसा कि रामारेड्डी साहब ने बताया कि उड़ीसा से एक पर्टिकुलर ट्रेड के लोग आते हैं, यूपी बिहार से अलग फिटर्स यहाँ से ज्यादा अच्छे होते हैं, तेलंगाना रीजन के बेहतर फिटर्स हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, एक ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। हम्म। किस तरह से उनको मेन स्ट्रीम में लाकर उनके लिए बिल्कुल। बाकायदा, ना सिर्फ स्किलिंग, अभी जो रितेश जी ने बताया, रिकग्निशन, स्किलिंग प्लस रिकग्निशन का एक सिस्टम खड़ा होना बहुत आवश्यक है, जिसमें हम्म। ज्यादा स्पेंड हुआ नहीं है। हम्म। बस इन सब के पीछे एक चीज जो मैं दोबारा कहना चाहूंगा, वो है वेजेस पर दोबारा नजर डालनी जरूरी है। एग्जैक्टली। एक तरफ तो हम हाइजीन की बात कर रहे हैं कि जो साइट पर रहने आ रहे हैं उनको आप बेहतरीन हाइजीन, भाई हाइजीन तो हाइजीन है। अंग्रेजी में हाइजीन का मतलब है मिनिमम जो चीज आप उनको दे रहे हो वो हाइजीन है। उससे हम्म। ऊपर आप क्या कर रहे हो वो आवश्यक है, क्योंकि एग्जैक्टली। एक और जो खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है वो है गिग इकोनॉमी का। और ये चीज हमें समझना आवश्यक है कि आपके कई सारे लेबरर्स आज ड्राइवर्स बन के उबर ओला चला रहे हैं। यस। तो आपका कंपटीशन सिर्फ मिडिल ईस्ट से नहीं है या दुनिया के दूसरे ममालिक से नहीं है। आपके यहाँ भारत में भी जिस प्रकार से नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं,
हम्म। एक सारा नया माशरा तैयार हो रहा है, उसके कारण आपके लेबरर्स भी कहीं और खींचे चले जाएंगे। तो बिल्कुल। वाहिद सोल्यूशन है वेजेस पर दोबारा नजर डालना। और मैंने अर्लियर बात की थी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इंफ्रा में मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ से काम बिल्कुल। होता है, तो गवर्नमेंट को भी जरूरी है ये समझना कि बिल्कुल। आप वेजेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो। और उसके लिए जाहिर सी बात है, L1 कॉन्ट्रैक्ट जो है उन पर दोबारा नजर गवर्नमेंट को भी डालनी है। हम्म। रियल एस्टेट के लिए, और यहाँ पर निरंजन जी और राम दोनों मौजूद हैं, उनके लिए ये भी एक जरूरी है समझना कि कहां पर काट कसर की जाए। और मेरे हिसाब से डेवलपर्स की सबसे बड़ी खामी, कमजोरी, वो ये है कि वो हम्म। लैंड खरीदते समय अपने सारे आगे के साधन खो देते हैं। आप ओके। लैंड इतनी मैक्सिमम कॉस्ट पर खरीद रहे हो कि आपका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो लेबर कॉस्ट पे, बेसिस पे आ रहा है। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। लैंड खरीदते समय अगर आप थोड़े से होशियार रहें और वो बचा कर रखें, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन एक बचा कर रखें, ताकि हम्म। लेबरर्स को एक अच्छी जिंदगी दें। जो आप बिल्कुल। एक्स पर आप एक्स अमाउंट पे कर रहे हो, उसको 2x 3x किस तरह किया जा सकता है। और उसके लिए काट कसर सबसे सामने जो मुझे दिखाई दी है, वो लैंड की वैल्यूएशन को ऊपर ना जाने दें, और वो केवल डेवलपर्स के हाथ में है।